हाय एवरीवन। आई होप जितने लोग यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं उनकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आई नो कि सीएससी प्री का रिज़ल्ट निकलने के बाद थोड़ा सा स्पीड स्लो हो जाता है, बट देखो द शो मस्ट गो ऑन, क्योंकि 2 तारीख को आपका ईपीएफओ का एग्ज़ाम है और हार्डली आपके पास 15-16 दिन बचे हुए हैं। मैंने ईपीएफओ के प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज़ किया है और जो भी चीज़ें ईपीएफओ में बार बार पूछी जा रही हैं, जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं, उनकी यहाँ कुछ लिस्ट है। और इसके साथ साथ सोशल सिक्योरिटी में मेनली गवर्नमेंट स्कीम्स एंड एक्ट्स पूछे जाते हैं। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट सोशल सिक्योरिटी के एक्ट्स हैं प्लस स्कीम्स हैं, उसकी लिस्ट मैंने यहाँ प्रोवाइड कर दी है। मोस्टली मुझे लगता है कि इसमें से क्वेश्चन बन जाएगा। 30+ स्कीम्स हैं जो कि आपको पढ़ना है और इस लिस्ट को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले हम जो जीएस के टॉपिक्स हैं उसको देख लेते हैं, उसके बाद जो ईपीएफओ का स्पेशल टॉपिक्स है जो कि सिर्फ ईपीएफओ स्पेशल है उनको देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इकॉनमी में देखो सबसे इम्पॉर्टेंट है बजट 2023-24 एंड इकोनॉमिक सर्वे 2022-23। यूनियन बजट को मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था और जैसे आप स्टेट पीसीएस में देखते हुए क्वेश्चन आ रहा है ना, किस डिपार्टमेंट में कितना एलोकेट किया गया है और किस स्कीम में कितना एलोकेट किया गया है, मैक्सिमम एलोकेशन कहाँ हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ईपीएफओ में देखने को मिलेंगे। इसके बाद सेकंड इन्फ्लेशन है, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन हो गया, स्क्यूफ्लेशन हो गया, ये सारी चीज़ें आप देख लो। प्लस जो सीएससी में आप क्वेश्चन देखते होगे कि डीवैल्यूएशन करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा कि घटेगा, टाइट मनी पॉलिसी होगी, डीआर मनी पॉलिसी होगी तो इन्फ्लेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वैसे क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं। इसके बाद फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स लाइक टाइट मनी पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट हो गया, रेपो रेट क्या हो गया, इसको आप देख लेना। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड डब्ल्यूटीओ, यहाँ पे आप ना जीडीपी पढ़ लेना, जीएनपी पढ़ लेना और भी जो मैक्रो इकोनॉमिक टूल्स होते हैं उनको देख लेना। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, इसमें आप थोड़ा सा हेडक्वार्टर्स कहाँ ये देख लेना, इनके प्रेसिडेंट कौन है ये देख लेना, और डब्ल्यूटीओ में जो अलग अलग टाइप की सब्सिडीज़ आती हैं उसको आप देख लेना। गवर्नमेंट स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो 17 गोल्स है उनको आप बाई हार्ट लर्न कर लो, कई बार पूछा जा चुका है। फाइनेंस कमीशन इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस थोड़ा देख लीजिएगा आप। एंड लास्टली पॉवर्टी, टाइप ऑफ पॉवर्टी प्लस कमिटी फॉर पॉवर्टी एस्टिमेशन। तो ये 7-8 टॉपिक हैं जो आपको इकोनॉमी में देखने हैं एंड मोटा मोटा क्वेश्चन आपका इससे बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज पॉलिटी एंड गवर्नेंस। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटी में है वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, लाइक लोकसभा राज्यसभा के पावर का डिफरेंस क्या होता है, मनी बिल क्या होता है, ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कैग, इलेक्शन कमीशन, ये 4 बॉडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, शेड्यूल्स। नेक्स्ट प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स। इसके बाद पंचायती राज एंड पेशा। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। इसमें भी जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि सोशल सिक्योरिटी प्रमोट करते हैं उनको आप देख लीजिएगा। वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है और कौन सा आर्टिकल वेलफेयर स्टेट प्रमोट करता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है, इमरजेंसी प्रोविजंस देख लेना एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे लोग इलेक्ट हुए, कैसे वोट दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप देख लेना। ये भी 7 to 8 टॉपिक्स हैं एंड जो यहाँ पे क्वेश्चन आता है पॉलिटी में वो थोड़ा इजी नेचर का होता है। तो जो जीएस के टॉपिक्स होंगे मेक श्योर करना कि वहाँ गलती मत करना आप, क्योंकि बहुत चीज़ ओवरलैप करेगा आपके सीएससी में और ईपीएफओ में। एंड मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो सीएससी एग्ज़ाम दिए होंगे जिनका प्री क्वालिफाई नहीं हुआ होगा और वो ईपीएफओ का एग्ज़ाम देंगे। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था ना कि कंपटीशन बहुत टफ हो जाएगा और जीएस का क्वेश्चन गलत करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। और देखो कोई भी चीज़ आप इस वक्त पढ़ो तो ऐसा नहीं कि बहुत डीप में जाकर पढ़ो, सिर्फ आप चीज़ों को टच करके निकल जाओ। जितने भी आपको आर्टिकल्स पढ़ने हैं, शेड्यूल्स पढ़ने हैं, सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अंदर में। आप बस इतना जान जाओ कि पर्टिकुलर आर्टिकल्स जो है वो क्या बोलता है और किसके बारे में है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ देखो, जैसे ये फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कहाँ से बोरो किया गया है, सिर्फ आप इतना पढ़ लो। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 1 हो गया, आर्टिकल 2 किसके बारे में है, आर्टिकल 5, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं एटलीस्ट आपको फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी के सारे आर्टिकल्स तो बाय हार्ट याद होने चाहिए। उसके बाद जो यूनियन एग्जीक्यूटिव हैं उसके पहला स्टेट एग्जीक्यूटिव का पढ़ लेना। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनके आर्टिकल्स आप याद कर लेना। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आप देख सकते हो, लाइक आर्टिकल 74 हो गया, 75 हो गया। 75(1) क्या होता है, कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं, जैसे जॉइंट सिटिंग का आर्टिकल हो गया, आर्टिकल 108। आर्टिकल 109 मनी बिल से रिलेटेड हो गया। आर्टिकल 110 बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल।
आर्टिकल 112 बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको आप बजट बोलते हो। आर्टिकल 114 इंपॉर्टेंट हो गया है, अप्रोप्रिएशन बिल। इसके बाद आप यहाँ देखो तो आर्टिकल 312 बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिया सर्विसेज। आर्टिकल 324 बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। यूनियन लिस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 371 ए, बी, सी, डी, आर्टिकल 326, आर्टिकल 192। यहाँ पे आप देखो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। दी वेलफेयर स्टेट इज़ अ कॉन्सेप्ट इन विच स्टेट प्ले अ की रोल इन प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ इट्स सिटीजन। सो आई थिंक कि नाउ इट्स क्लियर कि आपको चीज़ें बहुत डीप में जाके नहीं पढ़नी है। नाउ कमिंग ऑन टू जनरल साइंस, इसमें 3 पार्ट हैं, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स। यहाँ पे किस टॉपिक में से कितना पूछेगा ये बोलना थोड़ा मुश्किल होता है, और इतना रिस्क आप ले भी नहीं सकते हो कि सिर्फ एक टॉपिक पढ़ के जाओ। देखो ईपीएफओ में ना जनरल साइंस पूछता है, जो हमारा यूपीएससी सीएससी होता है वहाँ पे आपको एप्लीकेशन बेस्ड पूछेगा, बट ईपीएफओ में उतना डीप नहीं पूछता है, और यहाँ पे एवरीडे साइंस पूछता है। सबसे पहले बायो की बात करें तो ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ना है आपको, डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स जो होते हैं वो पढ़ने हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो एंडोक्राइन भी है एक्सोक्राइन भी है। इसके बाद नर्वस सिस्टम के पार्ट्स पढ़ने हैं आपको, रिप्रोडक्शन सिस्टम के पार्ट पढ़ने हैं, मेल फीमेल दोनों के। डिजीज़ेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बैक्टीरियल डिजीजेस, वायरल डिजीजेस, फंगल डिजीजेस। इसके बाद न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड एनिमल्स। केमिस्ट्री में फिजिकल एंड केमिकल चेंज, केमिकल नेम्स एंड फार्मूला। कई बार आपको जर्नल नेम दे देगा किसी कंपाउंड का और फिर पूछ लेगा इसका साइंटिफिक नेम क्या है, लाइक बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, यूरिया क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, जिप्सम क्या होता है, इसमें वाटर के कितने मॉलिक्यूल होते हैं। तो केमिस्ट्री में आपको थोड़े फॉर्मूले भी यहाँ देखने पड़ेंगे। 1-2 बार तो इक्वेशन को बैलेंस करने का भी क्वेश्चन दिया है। इसके बाद एवरीडे लाइफ केमिस्ट्री, जो डे टू डे चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल आप आइस में सॉल्ट डाल दोगे तो क्या होगा, डिफ्यूज़न क्या होता है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है। फिजिक्स में यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, साउंड, लाइट, वेव मोशन, इलेक्ट्रिसिटी और नैनोटेक। ये टॉपिक आपके रहे साइंस के। जैसे कुछ हम एग्जांपल देखते हैं, रेन ड्रॉप का स्फेरिकल फॉर्म क्यों होता है, इट इज़ ड्यू टू द सरफेस टेंशन। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है जनरल साइंस का, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आप देखो ऐसे कुछ आपको पॉइंट्स दे देगा, फिर पूछेगा कि कैपिलरी एक्शन कहाँ कहाँ हो रहा है। तो जो लैंप में केरोसिन राइज करता है वहाँ पे कैपिलरी एक्शन देखने को मिलेगा। राइजिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, वहाँ पे कैपिलरी एक्शन है। स्प्रेड ऑफ वाटर ड्रॉप ऑन कॉटन क्लॉथ, वहाँ पे कैपिलरी एक्शन है। राइजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम रूट ऑफ द प्लांट, वहाँ पे कैपिलरी एक्शन है। डायमंड शाइन क्यों करता है, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसी तरह ऑप्टिकल फाइबर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। लाइट में आप मिरर पढ़ते होगे, तो कार में कौन सा मिरर यूज़ होता है, शेविंग के लिए कौन सा मिरर यूज़ होता है, सर्च लाइट के लिए कौन सा मिरर यूज़ होता है, डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज़ करते हैं। इस टाइप के जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं वो ईपीएफओ में पूछा जाता है। बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप देखोगे, जैसे कि विटामिन सी कहाँ पाया जाता है, ऑरेंज, टोमेटो, लेमन, पपाया, पीस, पम्पकिन, रेडिश। विटामिन सी को क्या कहते हैं, तो एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। विटामिन डी हेल्प्स इन मैग्नीशियम एंड कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। विटामिन सी डज नॉट स्टोर इन अ बॉडी। पूछा था एक बार कि कौन सा विटामिन है जो बॉडी में स्टोर नहीं होता है, तो विटामिन सी हो गया। विटामिन ए, डी, ई के आर फैट सॉल्युबल एंड स्टोर इन अ बॉडी, एंड विटामिन बी एंड सी आर वाटर सॉल्युबल। विटामिन के रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। विटामिन B12 कंटेंट कोबाल्ट। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो इस टाइप के 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं। तो जो आप सीएससी में साइंस पढ़ते हो वो साइंस बिल्कुल डिफरेंट है उससे जो ईपीएफओ में पूछा जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर एप्लीकेशन में देखो 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक आपका कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजीज हो गई, और दूसरा आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, MS पावर पॉइंट। इनसे टूल्स पूछता है, इनसे टर्म्स पूछेगा, इनसे शॉर्टकट कीज़ पूछेगा। नाउ कंप्यूटर एप्लीकेशन में सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, एंड मेन कंपोनेंट क्या यूज़ करते थे। पहले वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे, उसके बाद ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ, फिर आईसी यूज़ हुआ, अब ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करते हैं। इसके बाद जो ट्रिवियल फैक्ट्स होते हैं, लाइक फादर ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट कंप्यूटर फॉर दी होम, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन क्या होता है, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, प्रोटोकॉल क्या होता है, TCP IP क्या होता है, ISP क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, हाइपरलिंक, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP का फुल फॉर्म पूछा था, HTML का फुल फॉर्म पूछ चुका है, मॉडेम क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, बायो सिस्टम क्या होता है, नेक्स्ट प्राइमरी मेमोरी क्या होता है एंड सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है,
सुपर कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ लेना जो इंडिया में डेवलप हुआ और वर्ल्ड में डेवलप हुआ। इसके बाद नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ नेटवर्क, लैन, मैन, वैन और नेटवर्क टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी क्या होता है, स्टार क्या होता है, रिंग, बस, ट्री, ये क्या होता है और कहाँ यूज़ होता है, इसका एप्लीकेशन देख लेना। इसके बाद कंप्यूटर एब्रीविएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैड का फुल फॉर्म बताओ, सी डॉट क्या होता है उसका बताओ, CDMA, CD-ROM, DBMS, HTML, HTTP, HTTPS, IBM, इंटेल। नेक्स्ट साइबर सिक्योरिटी, लास्ट बार आई थिंक कि WannaCry के बारे में पूछा था। नेक्स्ट आप देखो क्वांट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लाइक HCF, LCM, नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको आप देख लीजिएगा। एवरेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम ऑन एजेस, कैलेंडर क्लॉक, फिगर सीक्वेंसिंग, सीरीज, ब्लड रिलेशन, सिलॉजिज्म एंड सिटिंग अरेंजमेंट। इसके बाद इंग्लिश में ईडियम एंड फ्रेजेज है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एरर स्पॉटिंग, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, कंजक्शन एंड प्रीपोजिशन। ग्रामर में ये 3-4 इंपॉर्टेंट है। और जो इंग्लिश होता है इसका PYQ देखोगे तो बहुत इजी पूछता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेगा। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि एक बार आप PYQ देख लो प्लस कुछ सेट ऑफ वर्ड्स याद कर लो, 150 वर्ड याद कर लोगे तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वाला पार्ट जो है ना वो आराम से आप कर लोगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इसको आप मॉडर्न हिस्ट्री बोल सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री में 1905 से लेके 1947 तक का जो पीरियड है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 60 to 70% क्वेश्चन आपको यहीं से पूछे जाएंगे। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1909, 1919, 1935 और 1947, इन चारों में से 1919 और 1935 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रोल ऑफ गांधी जी, गांधी जी के आने के बाद क्या क्या डेवलपमेंट हुए हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में उसको आप देख लीजिएगा। कुछ मेजर इवेंट्स हैं जैसे लखनऊ पैक्ट हो गया, होम रूल हो गया, रॉलेट एक्ट हो गया, जलियांवाला बाग मैसेकर, NCM यानी खिलाफत मूवमेंट, मुपल्ला रिबेलियंस, सॉल्ट सत्याग्रह, CDM, RTC, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पूना पैक्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट। देखो जो 1939 से लेकर 1947 तक अलग अलग एक्ट आए थे, अगस्त ऑफर आया था, कैबिनेट मिशन आया था, इनकी क्रोनोलॉजी आप अच्छे से पढ़ लेना। कांग्रेस के सेशंस में देखो कौन से प्रेसिडेंट थे, कौन सा एक्ट पास किया गया था, कौन सा स्टेप लिया गया था उसको देख लीजिएगा। गवर्नर जनरल साहब देख लेना। बुक्स एंड ऑथर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, किस मूवमेंट से कौन से लीडर एसोसिएटेड थे आप इसको देख लीजिएगा। जैसे आप यहाँ देखो अगस्त ऑफर हो गया आपका 1940 में, यहाँ पे जो मेन बातें हुई थी, जो मेन हाईलाइट्स था उनको आप देख लेना। जैसे कांग्रेस ने क्यों रिजेक्ट किया था ऑफ़र को, क्या क्या ऑफ़र के मेन पॉइंट्स थे। इसके बाद 1940 में ही इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ था। सबसे पहले सत्याग्रही कौन थे, सेकंड सत्याग्रही कौन थे, ये देख लीजिएगा आप। और भी इंपॉर्टेंट सत्याग्रही अलग अलग प्लेसेस पे। इसके बाद क्रिप्स मिशन आया 1942 में, इसके मेन पॉइंट्स क्या थे, कांग्रेस ने क्यों ऑब्जेक्ट किया, गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक बोला था, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जब क्रिप्स मिशन आया तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, आप इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा। इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, क्यों स्टार्ट हुआ था, कौन कौन से लीडर्स इन्वॉल्व थे। जब क्विट इंडिया रिजोल्यूशन पास हुआ था तो उस वक्त कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था, क्या टाइमलाइन थी, आप उसको देख लीजिएगा। पैरेलल गवर्नमेंट कहाँ कहाँ बनी थी वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1944, देसाई लियाकत एक्ट, वेवल प्लान, सुभाष चंद्र बोस एंड फॉर्मेशन ऑफ INA। इसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान 1946 और लास्ट में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन इन्हीं एरिया से आए हैं, इसलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ना कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस टॉपिक में आप किन किन पॉइंट्स पे फोकस करें। नाउ द नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ। इसमें मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है गवर्नमेंट स्कीम्स एंड एक्ट्स। इसके बाद जो भी पूछे जाते हैं वो थोड़े फ्रिंज टॉपिक हैं, बट अगर आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट है और आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करना है तो आप गवर्नमेंट स्कीम से फोकस करिए और एक्ट्स पे फोकस करिए। यहाँ टॉपिक्स आप देखो, ट्रेड यूनियंस 1947 से लेकर 1991 के बीच में क्या नेचर था, और उसके बाद LPG रिफॉर्म आने के बाद 1991 से लेकर टिल टुडे क्या नेचर है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पढ़ लेना, इससे रिलेटेड एक्ट्स पढ़ लेना। स्ट्राइक्स एंड लॉ में क्या डिफरेंस होता है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लेबर रिफॉर्म्स, लेबर कोड्स एंड इंडस्ट्रियल कोड्स, मिनिमम वेजेस क्या होता है, कैसे मिनिमम वेज को फिक्स किया जाता है, कंपोनेंट्स ऑफ मिनिमम वेज क्या होता है, बोनस क्या होता है। ILO के कन्वेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। और ये सब चीज़ें ना फॉलो हो तो इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल क्या होता है, कैसे डिस्प्यूट रिड्रेस करता है, उसको आप देख लीजिएगा। नाउ जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल में 4-5 टॉपिक्स हैं। बेसिक अकाउंटिंग देख लेना आप, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करना आप देख लो, रेशियो एनालिसिस देख लो,
कैश फ्लो स्टेटमेंट देख लेना आप, पार्टनरशिप एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। अच्छा, एक बात और है ना, कल ही यूपीएससी ने एक मैसेज सर्कुलेट किया है कि आप कैलकुलेटर एग्ज़ाम में यूज़ नहीं कर सकते हो। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट सोशल सिक्योरिटी, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं, जैसे आर्टिकल 21, 23, 24, 26, 38, 38(1), 39, 41, 42, 43, 43A एंड 47। ये सारे आर्टिकल्स जो हैं वो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लेना, इनको याद कर लेना। सोशल सिक्योरिटी देखो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं जो आपको बाई हार्ट पढ़ने हैं, अलग अलग प्रोविजंस पढ़ लेना उसमें, और जो भी एक्सेप्शंस है वो सारे देख लेना। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस 1952, वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट 1923, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, मिनिमम वेज एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1996, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970, डॉक वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1948, माइंस एक्ट 1952, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। सो यहाँ जितने भी एक्ट दिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ऊपर के 5 एक्ट अप टू ग्रेच्युटी एक्ट, इसके बाद ये मिनिमम वेज एक्ट हो गया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हो गया, ट्रेड यूनियन एक्ट हो गया। इनसे तो लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। सो जो मैंने पहले बोला है ना कि जो ईपीएफओ रिलेटेड टॉपिक्स हैं, ईपीएफओ स्पेशल टॉपिक्स हैं, उनमें आप सब कुछ नहीं पढ़ पा रहे हो तो एक्ट्स पढ़ लो प्लस स्कीम्स पढ़ लो। तो ये सारे एक्ट्स हो गए। नाउ कमिंग ऑन टू स्कीम्स, पीएम स्वनिधि स्कीम इंपॉर्टेंट है, पेंसिल पोर्टल, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन स्कीम फॉर एक्स सर्विसमैन, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना 2019, मनरेगा एमजी नरेगा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, 2-3 बार क्वेश्चन इसी से पूछा जा चुका है, प्रधानमंत्री वया वंदना योजना, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, आयुष्मान भारत पीएम आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान, प्रधानमंत्री आवास योजना, एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम, प्रधानमंत्री जनधन योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, एनआरएलएम, ई श्रम पोर्टल, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम फॉर शॉपकीपर्स, ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स, प्रधानमंत्री वया वंदना योजना, ये शायद हो चुका है पहले, सुकन्या समृद्धि योजना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, आईसीडीएस स्कीम, स्वतः गृह स्कीम्स और स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम। तो जितने भी ये 30+ स्कीम्स हैं इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन सा डिपार्टमेंट इसको हेड कर रहा है, कैसे बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन होता है, किस एज ग्रुप के लोग इस प्रोग्राम के अंडर आते हैं, वो सारी चीज़ें जो माइन्यूट डिटेल्स होती है ना उनको आप देख लीजिएगा। सो दिस इज़ ऑल। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और आप इसका प्रिंट आउट निकाल लेना। जो जो चीज़ें आप रिवाइज़ करते जाओ उसको आप क्रॉस करते जाना। काफ़ी टॉपिक यहाँ पे ऐसे हैं जो आपका 1 या 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। आपके पास 14-15 दिन बाकी है। कोशिश करो कि जितनी भी चीज़ें यहाँ दी गई हैं एटलीस्ट उनको आप सबसे पहले रिवाइज़ कर लो।